बहुमत भी नहीं मिलेगी और 220 में अटक जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अब नहीं बन सकते। ये आप दावा कर रहे हैं? मैं दावा कर रहा हूँ। और आप अपना वोट बीजेपी को डाल कर आए हैं? हाँ। ऐसा क्यों? मोदी यहाँ से नहीं खड़ा था। सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी और मोदी का रिश्ता वो फिल्मों में जैसे वो दिल जले आशिक जैसा ना छोड़ रहे हैं ना साथ रह रहे हैं। आपको 2020 में भी मोदी जी बर्थडे विश कर रहे थे, आप उनको रिप्लाई कर रहे थे। आप लोगों की लास्ट बातचीत कब तक हुई है? आप उस बेइज्जती का बदला तो नहीं ले रहे? बेइज्जती का बदली तो जरूर लूंगा। कोई नहीं बचा है, सोनिया गांधी बची। तो नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने के लिए आप किस लेवल तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मुझे भगवान ने भेजा है तो भगवान के पास भेज देंगे। 4000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हड़प कर ली। ये ठाकुर बोल सकता है? आप कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया, जो सरकार है, रक्षा मंत्री हैं, सब ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ओके, फिर मुझे कहो कि चलो हमारे साथ, हम दिखाएंगे कौन सी एरिया है। मैं नक्शा भेज दिया उनको। लेकिन इसका मतलब आप अभी तक वहां गए नहीं हैं? जा नहीं सकता हूँ। तो आपको कैसे पता कब्जा हुआ जब आप जा नहीं सकते? वो नहीं चाहता है यहाँ रहने के लिए, वो माँ उसको पकड़ के रखी है। राजीव गांधी एक दिन कहा कि ये चंद्रशेखर को तो मुझे समझ में नहीं आती, उसका अंग्रेज़ी मुझे नहीं समझ में आती है, तो इसको उतार देता हूँ, तुम बन जाओ। सोनिया गांधी ने ये साजिश रची थी और फेल हो गई। नटवर सिंह और मनमोहन सिंह और सोनिया, ये चिट्ठी आया और ये चिट्ठी पढ़कर ये रोने लगी। सुशांत सिंह राजपूत का केस। हाँ। लेकिन आपने बार बार कहा था कि उनका मर्डर हुआ, क्या आप इस बात पर अभी भी कायम? कैसे हो सकता हूँ? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा एक प्रयास है जीवन में जो परिस्थितियां हैं, जो विषय हैं, उनको थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का, ताकि आपको चीज़ें बहुत वृहद नज़र आएं और स्पष्ट नज़र आएं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही पॉपुलर भी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो बहुत चर्चा में रहता है। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं जब थोड़ा पढ़ाई कर रहा था आपके बारे में, अभी रिसर्च कर रहा था, तो मुझे दिखा कि आप 84 ईयर्स के हैं। और मैं शॉक्ड रह गया, क्योंकि आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आप 84 ईयर्स के हैं। ये आपने क्या कमाल किया है और कैसे किया है? अब जो भी हमारे जीवन में दुख देने वाली बात है, मैं दूसरे को दे देता हूँ। दूसरे की उम्र घटा देते तनाव देके उसको। अच्छा सर, ये बताइए, अभी पहले तो चूंकि इलेक्शन का सीजन चल रहा है जी, आपकी प्रिडिक्शन क्या है, और आप जो चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इस चुनाव में? अब बीजेपी जहाँ एक काल में इसको 400 सीट मिलेंगी, 300 सीट मिलेंगी, इसकी बात चल रही थी। मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी भी नहीं मिलेगी, बहुमत भी नहीं मिलेगी और 220 में अटक जाएगी। और मेरे ख्याल में इतना तो निश्चित है, मेरे अनुमान से, कि प्रधानमंत्री मोदी अब नहीं बन सकते। ये आप दावा कर रहे हैं? मैं दावा कर रहा हूँ, और बनना भी नहीं चाहिए, ये भी दावा करता हूँ। परंतु मैं इसको निश्चित मानता हूँ कि इसको कोई प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। मुझे लेकिन ये बताइए, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे और उनको बनना भी नहीं चाहिए, और आप अपना वोट बीजेपी को डाल कर आए हैं। हाँ। ऐसा क्यों? नहीं, वो मोदी यहाँ से नहीं खड़ा था। लेकिन आपका वोट तो डायरेक्टली मोदी जी को मैं तो बीजेपी आया हूँ, शुरू से ही जनसंघ से आए थे। बीच में वाजपेयी से लड़ाई हो गई थी, तो वाजपेयी ने पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी बनाई, और मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं तो जनता पार्टी में बना रहूँगा। तो जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा। फिर वाजपेयी चले गए, तो संघ ने मुझसे कहा कि अब तो आपको जुड़ जाना चाहिए, तो मैं जुड़ गया। लेकिन मैं मोदी को तो जानता हूँ जब वो प्रचारक थे, और मैं जब भाषण देने के लिए आता था, तो मुझे मेरी
एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आकर मेरी लगेज उठा के मुझे पहुंचाते थे जहां मुझे ठहरना था। अब वो सडनली बन गए चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बाद भी हमारे से बहुत मदद ली उन्होंने, क्योंकि एक काल था कि आरएसएस को बिल्कुल नापसंद की। अब दोबारा हो गया है, परंतु उस काल में तो बहुत घृणा थी आरएसएस में इसके बारे। और ये जंगे दंगे दंगे सब होने के बाद, लेकिन मैंने वो सुलह कराया था दोनों को, मोहन भागवत और इन दोनों को साथ लाने के लिए प्रयास की। बट अब मैं कह सकता हूँ कि इस देश में किसी को एहसान मानना इम्पॉसिबल है या हो ही नहीं सकता। वो है मोदी, लोगों से मदद लेता है परंतु धोखा देता है। मैं उस धोखे वाले चैप्टर पर आऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जब आप लगातार बहुत टाइम से कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, जी। तो क्या आपने उन लोगों को धोखा दिया जिनसे आपने बार-बार कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं बनना चाहिए, लेकिन आप खुद बीजेपी के लिए वोट करके आए? फिर तो वो कहेंगे कि आपको सुन के उनको लगा मोदी जी को वोट नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो ये मेरा अनुभव नहीं है। मेरा अनुभव है, लोग कहते हैं कि देखो कैसा साहसी व्यक्ति है, पार्टी में रहकर जो पार्टी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है पब्लिक में, उसके बारे वो बोलता है और कोई उसको छू नहीं सकता है। और इसीलिए क्योंकि कार्यकर्ता सब मेरे पक्ष में हैं और मैं कार्यकर्ता के लिए कभी भी वो आए। जैसे अभी मैं वोट क्यों दिया, क्योंकि यहाँ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने मुझसे एक पर्चा भेजा, फिर मैंने उसको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आप कृपया आ जाइए, तो इसीलिए मैंने जाकर दिया। और वैसे भी मैं बीजेपी को ही देता मोदी को छोड़कर, परंतु उस समय मैं यहाँ गया था क्योंकि यहाँ के जो एमपी के कैंडिडेट थे बीजेपी के वो सबसे अच्छे हैं, उनको बहुत सालों से मैं जानता हूँ। मल्होत्रा उनका नाम है, वो बहुत सालों से जानता हूँ और इसीलिए मैंने जाकर किया। मैं तो बीजेपी चाहता हूँ कि बढ़े, परंतु जो अच्छे अच्छे लोग हैं सबको किनारा इसने कर दिया। इसने आडवाणी को क्या मार्गदर्शन मंडल, यानी सुंदर नाम बट यानी अपमानजनक। और मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार जो हिमाचल में सारा बीजेपी बनाने वाले ही शांता कुमार हैं उनको, और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को उसने बिल्कुल खड्डे में डाल दिया। और जो चापलूस हैं या सिनेमा एक्ट्रेस हैं, ये क्या है कंगना, ऐसे लोगों को पार्टी में लाए हैं। और नड्डा वो कहता है आरएसएस की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो आश्चर्य होता है, हम तो कोई बूथ में काम नहीं कर सकते जब तक आरएसएस के लोग नहीं पहुँचेंगे। वो पैसा नहीं लेते, मेहनत करते हैं और सारी करके बाद हमें हमारी परिणाम ठीक से आए। जो हमारी परिणाम है वो ये दिखना चाहिए, ये सब प्रयास वो करते हैं। अब उनको कहते हैं कि भाई हमारी उनकी ज़रूरत ही नहीं है। भाजपा के लिए ज़रूरत थी बट हमारे लिए नहीं ज़रूरत। कहाँ गिर गए हम इतने बुरी तरह। ये तो कार्यकर्ता का पार्टी नहीं है, वही है पर समस्या, उसी में मेरी नफ़रत है। और मैं ये नहीं समझता हूँ, मैं तो बीजेपी में आज भी हूँ, पहले भी था। तो सर सोशल मीडिया पे मैंने देखा किसी ने लिखा कि सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी और मोदी का रिश्ता वो फिल्मों में जैसे वो दिल जले आशिक जैसा ना ना छोड़ रहे हैं ना साथ रह रहे हैं और रात में पीने के बाद फोन भी लगा रहे हैं। वो बात सही नहीं है, तीसरी बात सही नहीं। लेकिन अगर बीजेपी में इतनी समस्याएं आपको दिख रही है, आप बीजेपी छोड़ते भी तो नहीं है। नहीं, बीजेपी का सिद्धांत मेरा है और मैं एक प्रकार से कह भी सकता हूँ कि उसकी रूपरेखा मैंने ही दी थी। और इसीलिए गोलवालकर जो थे, जिनको गुरुजी हम कहते हैं, उन्होंने हमें ढूंढ कर कहा कि आप हमारे साथ होनी चाहिए। फिर नानाजी देशमुख, ऐसे लोग हैं, क्या त्यागी लोग थे ये। दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो इमरजेंसी में माधवराव मूले, यानी माधवराव मूले ने क्या कमाल काम किया था, उसको देना चाहिए था
जो पुरस्कार दिए इन्होंने अनेक लोगों को, उनको देना चाहिए था। इनको पता है मोदी को कि माधवराव मूले ने कितना सुंदर जाल बिछाई इमरजेंसी में, इसने परवाह ही नहीं की। तो वो है मेरे लिए दुख। मैं सर बीजेपी लेकिन तो अभी कभी नहीं छोड़ूंगा। आप बीजेपी नहीं छोड़ेंगे? यार मैं क्यों छोड़ूँ, ये मेरी बनाई हुई पार्टी एक प्रकार से है। मैं जनसंघ में आया, जनसंघ की विलय हुई थी और सब जनता पार्टी बने, जनता पार्टी में रहा, जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बना, और फिर वाजपेयी ने तोड़ कर चले गए और कहा कि स्वामी नहीं आ सकता। मैंने कहा मतलब अगर मैं अभी करंट सिनारियो की बात करूं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी पर आरोप लगता है कि वो डिक्टेटर हैं, लेकिन लेकिन उनकी ही पार्टी में चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो या सत्यपाल मलिक भी बहुत दिनों तक उन्होंने इतनी आलोचना की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, आपको निकाला नहीं गया। वो भी चीज़ें तो हैं पार्टी के अंदर, मतलब पार्टी में नहीं, आलोचना की उससे जगह। वही तो मैं हंसा। आपने कहा कि वो कुछ नहीं है। कल आरएसएस बैठ के फैसला करें कि इसको जाना है तो इसको जाना पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है मोदी के लिए। मोदी भी जानता है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो मोदी ने जो नुकसान किया पार्टी का वो है कि जो लोगों को मनोनीत किया है। पहले तो हम पार्टी में इलेक्शंस कराते थे, बड़ी अच्छी इलेक्शंस होते थे और लोग चुनकर आते थे। मैं भले जिसको अध्यक्ष बनाना है वो आरएसएस सब बैठ कर के कहेंगे भाई इसमें स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, जो बनेगा वो सबकी मान्य होनी चाहिए, तो वो हो सकता है अध्यक्ष के लिए, परंतु बाकी सारे स्तर पर चुनाव होते थे। पर सर इसमें आपकी बात में कॉन्ट्राडिक्शन है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं कर सकते, आरएसएस सब कुछ है, मोदी जिस दिन आरएसएस बोल देगी मोदी को जाना पड़ जाएगा। हाँ। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मोदी ने पार्टी का कल्चर खराब कर दिया है, सब कुछ मोदी कर रहा है। हाँ। तो अगर सब कुछ आरएसएस कंट्रोल करती है, फिर मोदी ने क्या किया? नहीं, बट आरएसएस देखते रह सकती है ना। आरएसएस फिर तो आरएसएस चाह रही है। नहीं 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 नहीं, आप इतिहास नहीं जानते। आरएसएस शुरू से जब बनी थी 1925 में ये तय किया कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, राजनीतिज्ञों को मदद कर सकते हैं पर तो हमें किसी एक पार्टी से हमारे कोई कनेक्शन नहीं है। तब जब जवाहरलाल नेहरू आए प्रधानमंत्री बन के स्वाधीन भारत के, उन्होंने इनके पीछे यानी उनको बैन करना, झूठा ये महात्मा गांधी की हत्या करना, आरएसएस को कहना ये तो इतना बड़ा झूठ है, और जवाहरलाल नेहरू उसको उसी को चला रहे थे। मैं तो कह सकता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू की जो इसमें हस्तक्षेप था ये हत्या में, इसके बारे जांच हो सकती है, बट आरएसएस के बारे नहीं हो सकती। अरे वो इसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सब जो दस्तावेज़ हैं सब सरकार ने उसको बांध करके रखा है। मैं जब मिनिस्टर था तब भी नहीं मैं खोल सका क्योंकि चंद्रशेखर ने कहा मैं जानता हूँ तुम क्या करने वाले हो, मैं नहीं इसको अलाउ करूँगा। तो वो दस्तावेज़ जब निकलेंगे तब पता लगेगा कि माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू की क्या योगदान थी महात्मा गांधी की हत्या में। पर उसमें मैं अब जाने की कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास सबूत को देने के लिए नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा आरएसएस इसीलिए आई कि जब इसकी इतनी बेइज्जती हो रही थी, इतनी दमन हो रही थी, तब एक भी पार्लियामेंट में इनके लिए खड़ा होकर बोला नहीं। तब उन्होंने तय किया कि हम खुद तो राजनीति में नहीं रहेंगे, परंतु राजनीति में जाकर हमारे लिए आवाज़ देने वाले लोगों को हम तय करेंगे। तो जनसंघ बनाई थी उसी लिए। अब जनसंघ इतनी बड़ी हो गई, फिर उसमें सब लोग जुड़ने लगे और फिर जो जनता पार्टी बन गई, और जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। अब बड़ी पार्टी बन गई, सरकार बना दी। तो मैं कहता हूँ कि वो लक्ष्य के साथ हम काम करें तो वो है असली
आरएसएस की बनाई हुई पार्टी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको ये बात तकलीफ देती है कि लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को मान लीजिए कि मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया, या आपका यूटिलाइजेशन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, तो अगर सब कुछ, या नरेंद्र मोदी तक आप कह रहे हैं कि आरएसएस से कंट्रोल होते हैं, तो आरएसएस आरएसएस कंट्रोल नहीं, आरएसएस चाहेगी तो उसको उतार सकते हैं। तो आरएसएस क्यों नहीं चाह रही? बिकॉज उन्होंने शुरू से वचन लिया है कि हम मदद करेंगे हमारी रक्षा के लिए, पर हम हस्तक्षेप कभी नहीं करेंगे। आरएसएस के बारे जो अखबारों में तो उड़ते रहती है कि आरएसएस कंट्रोल कर रहा है, आरएसएस कोई बीजेपी का कंट्रोल नहीं करता। आरएसएस इतना ही है कि जब आरएसएस तकलीफ में है, बीजेपी उनके पक्ष में काम करेगी। सर, ये भी तो हो सकता है कि आरएसएस को लग रहा हो कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीज़ें ठीक चल रही हैं, मत इंटरफेयर करो। किसको बोले मैं नहीं जानता, मुझे तो नहीं बोले। अच्छा, मैं देख रहा था ऐसे ही ट्विटर पे, आपको 2020 में भी मोदी जी बर्थडे विश कर रहे थे, बंद हो गया। आप उनको रिप्लाई कर रहे थे। आप लोगों की लास्ट बातचीत कब तक हुई है? 2022 तक हुई है। जब मैंने उनको कहा था कि ये जो अंग्रेज़ की जो कोरोना के लिए जो दवाई है मत छूइए, एक स्वदेशी है, वो ही हमारे लिए उपयुक्त है, परंतु उन्होंने उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। पर खुद उन्होंने जो इंडियन था उस वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में वो भी गए, मैं भी गया, तो वही जो मैं कह रहा था करना चाहिए उसने अपने के लिए किया, परंतु सारा देश में उन्होंने कितने लोगों का जीवन बिगाड़ा है। ये अब इंग्लैंड में ही मानते हैं कि वो जो भी आई थी वो कोविड जो भी नाम में आई थी इंग्लैंड से, वो हमें कभी नहीं मानना चाहिए था। तब मेरा गुस्सा आया। लेकिन हमारे यहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने ही कहा सर कि जो उसमें साइड इफ़ेक्ट की बात है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जो कि किसी भी वैक्सीन के लिए बहुत बड़ी नहीं है। साइंटिस्ट हमारे कुछ भी कह सकते हैं, वो सरकारी साइंटिस्ट हैं, नौकरी उनको ज़्यादा प्रिय है। हमारे कितने लोग मरते हैं उसमें उनको कोई चिंता नहीं, मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। बट जो पढ़ के आए हैं, जैसे कोवैक्सीन जो जिन्होंने बनाई है हिंदुस्तान में ही, वो पढ़ के अमेरिका में पढ़ के आए हैं, वो तो पहले से कह रहे थे कि इसमें काम नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स वो जो सरकार की नौकरी करते थे वो इन्होंने ही कहा था। पर सर सिस्टम तो वैसा ही, अगर हम उन पे विश्वास न करें ये मान के कि तो सरकारी मैं तो कह रहा हूँ ना, तो सबकी बात सुन लो। हाँ। सिस्टम में सिर्फ मैंने जिसको नौकर बनाई है हमारी सरकार की, या नौकरी में है हमारी सरकार की, उन्हीं की बात सुनूंगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि मंत्री की या प्रधानमंत्री का पूरा काम नहीं हो रहा है। मंत्री को और लोगों को भी बुलाना चाहिए, और जो अपने लोग हैं जो सरकार में काम कर रहे हैं उनसे डिबेट कराना चाहिए, और फिर अपने बुद्धि से करना। आधा मंत्री तो या ज़्यादातर मंत्री को तो ABC ही नहीं आता है, तो कहाँ वो डिबेट में कुछ करेंगे। मुझे ये बताइए, एक क्रिटिसिज्म आपका ये है कि आपको जब राज्यसभा की सीट नहीं मिली या मंत्री परिषद में जगह नहीं मिली, तब आप एंटी मोदी हो गए। अच्छा मुझे और कुछ कहने से कि इनके पास है नहीं, मुझे नहीं दिया इसीलिए मैं हो गया। मैं तो कहता हूँ कि आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं तो मिलने के पहले ही विरोध कर रहा था। जब नई दिल्ली की टिकट बन रही थी और मेरा नाम प्रचार हो गया था, RSS के कार्यालय में मेरी यानी बुला करके स्वागत हुआ। नितिन गडकरी जो इंचार्ज थे उनके घर में सारे लोग आकर के लास्ट मिनट में एक दिन पहले यानी रात को वो अनाउंस करते हैं और मुझे बताते हैं कि तुम्हें नई दिल्ली से लड़ने नहीं देंगे। कौन? अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी, यही दो लोग जो पहले मुझे कह रहे थे कि सब तय हो गया।
तब मैंने होने के बाद मैंने कहा था, मैं तो सिलेक्ट हो गया था। जहाँ तक मंत्री था, मोदी का मंत्री बनने का सवाल ही नहीं थे। मैं तो देख रहा था क्या हालत होगी, मैं तो 2 महीना नहीं रह सकता। तो आपकी नाराजगी उस बात को लेकर तो नहीं कि आपको नहीं। नई दिल्ली से लड़ने नहीं दिया? नहीं नहीं, उससे क्या, मैं तो कहीं भी लड़ सकता हूँ ना। ये दिल्ली से मैं लड़ूं, ये मेरी अनुमति लेकर घोषणा करके, आप जाकर टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, मेरा फोटो आया है कि स्वामी नई दिल्ली से लड़ेंगे। उसके बाद बेइज्जती हुई है, ना दिया का सवाल ही नहीं है। मैं आप उस बेइज्जती का बदला तो नहीं ले रहे हैं? बेइज्जती का बदली तो ज़रूर लूँगा। जो भी मेरा अपमान खराब करेगा उसको मैं कुछ समझा कर छोड़ूंगा। हाँ, कोई नहीं बचा है। सोनिया गांधी बची, उसको मैंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। वो तो आज बेल पर है। आप लोग नहीं उसकी पब्लिसिटी करते। राहुल गांधी भी बेल पर है। ये अपराध किया है चोरी का। इन्हीं उन्होंने भारत देश की जो पैसा है उसको हड़प किया है तो नेशनल हेराल्ड मामले में, और उसको मैंने सिद्ध कर दिया। पर यानी उसकी अभी ट्रायल चल रही है कि वो अपना पक्ष दे। मैंने अपना पक्ष दिया, जज ने कहा इसमें दम है, इसको आगे बढ़ाना है, और उनको जेल डालने में, मैंने कहा जेल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर ये भजन मंडली शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा इनके ऊपर पैसा का एक जुर्माना दो, और दूसरा है कि विदेश जाने के लिए परमिशन लेना होगा और मुझसे लेना होगा। अभी ये विदेश गया ना राहुल गांधी, इसको जज के सामने जा कर के एप्लीकेशन देना पड़ा। जज ने मुझे पूछा कोई आपत्ति है, मैंने कहा कोई आपत्ति नहीं है, तब ये विदेश गया। सर, मैं नेशनल हेराल्ड के केस पर आऊँगा, लेकिन पहले आपका और मोदी जी वाला थोड़ा निपटा दें हम लोग। अभी आपने कहा कि जिसने आपकी बेइज्जती की है, जिसमें आप, अरुण जेटली जी तो अब है नहीं, रह गए मोदी जी, तो आप उनको छोड़ेंगे नहीं, मतलब वो बदला तो आप नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको अब तो सर उसमें लोगों का अब जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनका सवाल ये होगा कि आप नरेंद्र मोदी से बदला लेने के चक्कर में देश का नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं? क्योंकि देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, फायदा हो, मैं ये कहता हूँ, जैसे मान लीजिए जो आपके फॉलोअर्स हैं, मान लीजिए वो आपको पिछले 1 साल 2 साल से सुन रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम नहीं कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसी एजेंसीज हैं जो कह रही हैं कि भारत बहुत तेजी से बढ़ती इकॉनमी है, दुनिया में इकॉनमी। हमारे अखबार पढ़कर बोल रहे हैं, मैं यहीं रोक रहा हूँ आपको। IMF ने कोई ऐसा कुछ नहीं कहा है। सर, सबकी प्रिडिक्शंस तो आ रही है इंडिया 7% से ऊपर का ग्रोथ। आपने पेपर में पढ़ते हो ना, हमारे पेपर आज कोई इंडिपेंडेंट है? पर सारी वेबसाइट्स पर है सर। कौन सी वेबसाइट? सारी वेबसाइट पर। आप मुझे IMF और वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से निकाल के दिखाइए। तो IMF और वेबसाइट फिर इन पत्रकारों पर केस क्यों नहीं कर रहा कि मेरे वो छोटे लोग हैं, इनका क्या ऊपर क्या करेंगे? IMF को कोई ऐसा करेंगे तो सारा दुनिया में उनको करना पड़ेगा। वो तो इसकी चिंता नहीं करते कि कौन हमारी चीज़ को पढ़कर उल्टा सुल्टा छापे। पर सर, जो घोर मोदी विरोधी पत्रकार हैं वो भी छाप रहे हैं कि IMF ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है। देखो, मैं घोर विरोधी पत्रकार ऐसा कोई जानवर नहीं है हमारे देश में। जानवर? हाँ, वो पत्रकार हैं, उनको एडिटर के बारे सोचना होगा। मेरी बेटी एक एडिटर है हिंदू अखबार में, तो मैं तो अखबार के बारे पर्सनली भी जानता हूँ कि क्या क्या होती है, किस प्रकार से दबाव होती है। तो सिर्फ सरकार की दबाव होती है, और एडिटर्स अपने दोस्तों को बचाने के लिए भी बात करते हैं। जैसे कोई फ़ोन कर देगा कि भाई अडानी को मत छापो। लेकिन मैं तो किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि तुम ये चीज़ छाप सकते हो, छापो, परंतु मैं इसकी आलोचना करूँगा। देश की इकॉनमी में अभी अगर हम बात करें, GST कलेक्शन बढ़ रहा है। आपने GST का बड़ा विरोध किया और आपने शायद कहा था कि बिगेस्ट मैडनेस है। मैडनेस। हाँ, लेकिन बावजूद इसके अब हम देख रहे हैं 2-2 लाख करोड़ से ज़्यादा की GST कलेक्शन हो रही है। सरकार की कलेक्शन ज़्यादा हो गई, ये बीमारी का एक संकेत है। मैं बता रहा हूँ, हमें क्या करना चाहिए, लोगों को
बचत करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। आप मुझे पूछें कि आप बताइए आप क्या करेंगे, मैं कहता हूँ इनकम टैक्स को बंद कर दीजिए, ख़त्म, नो इनकम टैक्स। इसमें तो मैं आपके साथ हूँ। तो मैं ये कहता हूँ क्या होगा उसका असर, कि जिन लोगों के पास इन्होंने काला धन बनाई है वो रुक जाएगी और फिर हिम्मत से इन्वेस्ट करेंगे। अभी वो बिल्डिंग बनाते हैं क्योंकि वहाँ पकड़ना मुश्किल होती है काला धन से जो भी करते हैं सब देश के लिए बर्बाद करने वाली बात है। तो सबको, हमारी पास मशीनरी नहीं है कलेक्ट करने के लिए। ऐसे लोग, उनकी जो नौकरी है, उनकी जो जितनी उनको तनख्वाह मिलती है, सब देखते हुए कोई भी अमीर आदमी उनको ख़रीद सकता है और कह सकता है कि भाई इधर उधर करके मेरा टैक्स कम कर दो। मैं कहता हूँ टैक्स क्यों? टैक्स तुम्हें, आपको कुछ पैसा चाहिए तो छाप दो नोट, यानी नोट छापने के तो सरकार के पास पूरा छूट है। पर सर उससे महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। कैसा? जब आप देखिए, यही है ना, तुम इकोनॉमिस्ट नहीं हो, मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ। इकोनॉमिक्स दो बातों पर चलती है, दो पहिए में, एक है डिमांड, दूसरा है सप्लाई। जब आप पैसा की सप्लाई करोगे तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि डिमांड की कमी है और वो पैसा डिमांड को पूरा करेगा, इससे इकॉनमी चालू हो जाएगी। जैसे साइकिल चलती है दो पहिए में, वैसे चल जाएगी। आज हमारे देश में यही प्रॉब्लम है, डिमांड कम है। डिमांड तब बढ़ेगा जब आप लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाएंगे। कैसा हुआ ना, खाने पीने, बच्चों के स्कूल, ये थोड़ा बचा भविष्य के लिए, उसके बाद जो बचा के रखोगे उसको आप बैंक में डालोगे तो बैंक वाले उसको पूंजी के रूप में बदलेंगे। ये है इकोनॉमी। ये मोदी को तो कुछ पता नहीं है, तो इसके लिए मैं इनके ये नहीं जानते, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। और जो इकोनॉमिस्ट हैं प्लानिंग कमीशन में या वो जो कोई भी दूसरा नाम से है, वो लोग डरते हैं बोलने के लिए। एक अभी गया है वर्ल्ड बैंक में, वो चेला था मेरा, वो मैंने कहा वो इसको इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया था। जब वो गुड बाय करने के लिए आया था कि मैं अब वाशिंगटन में रहूँगा, तो मैंने कहा क्या तुम हर बात हाँ करते रहो? तो उसने कहा मुझे तो डंडा से मार देते, मुझे तो साफ कहा है ये हमने बनाई है, इसको आप जो अंग्रेज़ी में आप लिखने चाहते हैं लिखो, परंतु जो इकोनॉमिक सर्वे की आएगी उसमें यही बात होगी। तो ऐसे इस सिचुएशन में इकोनॉमिस्ट लिखते हैं, ऐसे कौन से अब अखबार में ऐसी आती है, कोई अखबार वालों को हम इतना ही कहें कि भाई तुम्हारा जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं सब बंद कर देंगे, वो भी तुरंत घबरा जाते हैं, हमारी एडवर्टाइजमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो इस सर माहौल में चलिए हम अपने यहाँ के अखबार छोड़ दें, बाकी हाँ। चीज़ों को छोड़ दें। हाँ। अगर हम दुनिया की बात करें, हाँ। जैसे नरेंद्र मोदी जहाँ जाएं हाँ। वहाँ उनको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। आपको कैसे पता है? सर मैं तो गया हुआ हूँ, मैं तो क्या पीएम का दौरा वहाँ कवर जाकर करने गया देखा हूँ। लोग इकट्ठे हुए? सर मैं जब पीएम अमेरिका गए वो दौरा कवर नहीं, किया। मैं ये पूछ अगर रहा आप हूँ, देखें, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये गया चाइना। ये ऐसा नहीं कि वो मोदी ने मुझे नहीं कुछ दिया, उन्होंने दिया, परंतु वो विदेश में भेजने चाहते थे। एक बहुत बड़ी सुंदर बैंक बनी थी, उसको कहते हैं ब्रिक्स बैंक, यानी ब्राज़ील, रशिया, ये सब मिला करके एक, हाँ, और चाइना के लोग तो मुझे बहुत जानते हैं। मैं इतने लेख लिखा है, मैं चाइनीज़ भाषा बोलता हूँ। अरे वाह। चाइना के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हार्वर्ड में, तो वो भी जानते हैं। तो वो बहुत खुश हो गए कि हम प्रेसिडेंट बनेंगे इस ब्रिक्स बैंक। तो अमित शाह ने मुझसे फ़ोन किया कि भाई आज मेरे से चाय पियो। तो मैं गया तो कहा कि आपको बहुत बड़ा नौकरी दे रहे हैं हम। कौन सा? उन्होंने कहा कि मोदी ने तय किया कि आप चाइना जाएंगे, वहाँ एक बैंक बन रहा है, उसका अध्यक्ष बनेंगे। मैंने कहा मैं हार्वर्ड छोड़ के आया हूँ, मैं अब चाइना जाऊँगा? मैं पागल नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा।
तो बहुत बिगड़े एंड ऑल दैट, बट मैं ये कहता हूँ कि मोदी तो मुझे देश से बाहर जाने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार थे। एम्बेसडर जाना है जाओ, वर्ल्ड बैंक जाना है जाओ, सब कर देते। वो कोई उससे कोई पहचान नहीं है। वर्ल्ड बैंक क्या कहती है, अमेरिकन्स क्या कहते हैं, मैं उसको सुनता ही नहीं हूँ। जब मैं खुद इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं खुद पढ़ा के आया हूँ, उनको पढ़ा के आया हूँ अमेरिका में दुनिया के सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और वो भी प्रोफेसर, वहीं से पीएचडी भी ली थी, और जो नोबेल प्राइज़ जीते हैं उनके साथ जॉइंट पब्लिकेशंस हैं मेरे, पॉल सैमुअल्सन, साइमन कुजनेट्स, जिनका नाम भगवान जैसे उन दिनों में लोग मानते थे। तो मैं आने के बाद मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं लिख कर दूँ तब भी सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहता था मेरे नाम पर कुछ अच्छा ना बने। ये इसकी हीन भावना जो है, ये किसी को आगे नहीं आने देता है। ये मेरी समस्या नहीं है। मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। नितिन गडकरी कितना अच्छा काम किया उसने, उसकी क्या कर दिया हालत इसने। पर नितिन गडकरी का तो बहुत नाम है सर देश भर में। देश पर नाम है, परंतु उसको कुछ करने दिया है? उसको तो डिप्टी पीएम बनाना चाहिए था। वो तो पहले पार्टी का प्रेसिडेंट था, उसको क्यों नहीं बनाया? राजनाथ यानी गडकरी तो इधर उधर कुछ बोल देता है, बट राजनाथ तो बिल्कुल। पर सर वो रक्षा मंत्री हैं। तो रक्षा मंत्री में कितना उसकी फैसला होती है? 4,04,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हड़प कर ली। ये ठाकुर बोल सकता है? मैं उनको मिलकर, मैं तो कब से जानता हूँ उनको। ये जब मैं यूथ का प्रेसिडेंट था तो ये गोरखपुर का प्रेसिडेंट था। पर सर इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है। आप कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया, जो सरकार है, रक्षा मंत्री हैं, सब ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। ओके, फिर मुझे कहो कि चलो हमारे साथ, हम दिखाएंगे कौन सी एरिया है। मैं नक्शा भेज दिया उनको। तो लेकिन इसका मतलब आप अभी तक वहां गए नहीं हैं? जा नहीं सकता हूँ। तो आपको कैसे पता कब्जा हुआ जब आप जा नहीं सकते? मुझे तो बहुत सोर्सेज हैं मिस्टर। मैं ये कहता हूँ कि मुझे मिलिट्री के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ने बताया है, और उन्होंने ड्रॉ करके भी बताया है। 4,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो विवादित नहीं था, वो चाइना ने आकर हड़प कर ली है। तो मिलिट्री के लोगों ने आपको क्यों बताया? क्योंकि और किसको बताएंगे? पर आपको क्यों बताया? मुझे इसीलिए बताया कि मुझे इतने सालों से जानते हैं। मैं तो 6 बार पार्लियामेंट में रहा हूँ, मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो मुझे मानते हैं, और जानते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ। मैं चाइना मेरा दोस्त होगा तब भी उसको मैंने उसकी आलोचना की। अच्छा ये बताइए, अब मैं नेशनल हेराल्ड और दूसरे मुद्दों पे आऊँ उससे पहले एक आखिरी प्रश्न कि नरेंद्र मोदी को आपने कहा कि भाई वो जो बेइज्जती हुई उसका बदला तो लेना है, तो नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने के लिए आप किस लेवल तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसको छुट्टी करके हिमालय जाने चाहते हैं ना। वो तो कहते हैं मैं माँ के गोद से नहीं आया, मुझे भगवान ने भेजा है। तो भगवान के पास भेज देना। भगवान के पास भेज देंगे? हाँ, मैं हिमालय में जाकर बैठो और जपो। और अगर 4 तारीख को वो जीत गए तब? ये तो तुम्हारी स्वप्न है। मेरा नहीं है। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ अगर जीत गए तो? अगर क्यों? अगर ये अगर वाला जो है, ये हिंदुस्तानी की कमज़ोरी है। मैं जानता हूँ कि वो कभी जीत नहीं सकते। 220 से ज़्यादा नहीं आएगी, और उस समय आरएसएस अपनी रूपरेखा दिखाएगी। ठीक है, 4 तारीख में ज़्यादा दिन है नहीं, पता चल जाएगा। और क्या। और मैं आपको एक फ़ोन तो ज़रूर करूँगा। ज़रूर करिए। मैं तो नहीं करूँगा आपको बेइज्जती कि फ़ोन करके भाई तुम क्या पत्रकार हो, कुछ नहीं, मैं आपसे चर्चा करूँगा, बेइज्जती नहीं करूँगा। अच्छा सर, ये भी बताइए कि जब हम नेशनल हेराल्ड केस की बात करते हैं, आपने उसको बहुत पैशनेटली लड़ा है और उसको उठाया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका कहना है कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी कहती है पूरा मामला ही फर्जी। तो फिर बेल पर क्यों है? किसने बेल में उनको? ये तो जब ये पावर में थे तब उनको बेल पर आना पड़ा।
मोदी तो बाद में आया, थोड़ी दिन ही था, बट फिर भी बाद में आया। और मोदी उसकी मजाक उड़ाता था, बैलगाड़ी में चल जाए, आए स्वेटगन में चल जाए। मैं ये कहता हूँ कि कौन सी बात, आज मुझे मोदी रोक रहा है, जो दस्तावेज देना है वो देता नहीं है। हाई कोर्ट में पड़ी है, मैंने विरोध किया कि भाई ये मुझे नहीं दे रहे, मुझे देना चाहिए। मैंने हाई कोर्ट में केस किया, उसकी सुनवाई नहीं होती है। जब भी लिस्ट आती है वो जज किसी और चीज़ों में इन्हें बुलाया गया तो इसीलिए नहीं कर रहे। तो पिछले 2 साल से मैं वेट कर रहा हूँ। अब दोबारा जुलाई में जब 22 तारीख को डेट लगी है, उस दिन हो गई तो आगे बढ़ने गए। सर, आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस मामले में जब सुनवाई पूरी होगी, हाँ, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सज़ा होगी, वो 5 जेल साल जाएंगे? की सज़ा होगी। 5 साल की सज़ा, हाँ, और दोनों और जेल एक जाएंगे? चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ, आर्टिकल सेक्शन 409 ऑफ दी जो हमारी जो नियम है, उसके 409 के अनुसार ये लाइफ के लिए जा सकते हैं, जीवन काल के लिए जा सकते हैं। ये मैं सिद्ध कर दूं जो बात है, और सिद्ध करने की चांस है। सर, अगर मैं थोड़ा गांधी परिवार पर भी आपसे चर्चा करूं, आप और राजीव गांधी बहुत और अच्छे बहुत दोस्त हैं। घनिष्ठ मित्र थे। आपकी राजीव गांधी से दोस्ती कहाँ हुई थी? एक दिन जब हमारी 1977 जीत हो गई, हम हीरो थे क्योंकि पार्लियामेंट में मैं आकर इंदिरा गांधी को ये कह कर भाग गया था। तो दुनिया भर में, देश भर में सब मुझे जानते थे। तो एक दिन मैं हवाई जहाज़ से आ रहा था, इससे मध्य प्रदेश से, और वो उन दिनों में तो ये पंखा वाली डकोटा थी, और वो रास्ते में भोपाल में उतरी थोड़ा ऑयल पेट्रोल भरने के लिए, और वहाँ ड्राइवर निकला ये राजीव। अच्छा। और हम लोगों को उस समय उन दिनों में एक ही हवाई जहाज़ होती थी। हवाई जहाज़ में हवाई अड्डा में एक हवाई जहाज़ होती थी। तो सैर करने लगे, तो ये मेरे पीछे आया, कहा कि मैं राजीव गांधी हूँ, आपसे मिलने चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि तुम्हारी माँ ठीक मानेगी इसे, मैं माँ को बाद में बताऊँगा। फिर मिले नहीं। फिर इन्होंने इसकी भाई मर गया एयर क्रैश में, तो इनको लाना पड़ा। तो पहला उसने मुझे कांटेक्ट किया। फिर मैंने कहा कि देखो तुम पार्लियामेंट में आ रहे हो तो वहाँ बात कर लेंगे। तो उसने सीट ऐसा चुना कि कांग्रेस की ख़त्म होती है यहाँ और जनता पार्टी की यहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ तो हम बिल्कुल हाँ। तो अंग्रेज़ी बोलने में तो एक साथ ही हैं दोनों, उसी कॉन्वेंट स्कूल टाइप है। तो धीरे 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 दोस्ती बनी। फिर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर वो मुझे रात को 2 बजे बुलाते थे मिलने के लिए। तो मैं तो कहता था मैं 2 बजे कैसे आऊँगा, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। तो उन्होंने वो उसकी जो सेक्रेटरी था, क्रिश्चियन था एक, तो उसको भेजा, वो बुलाता था। तो धीरे धीरे मिलते बातें की और एक साथ हो गए। तो एक दिन मुझे कह रहा था कि सबसे बड़ा दुख है मुझे कि ये 420 जो छोड़कर आया था राजीव गांधी को, जब राजीव गांधी मिनिस्टर थे, तो वो ठाकुर जो है, क्या उसका नाम, प्राइम मिनिस्टर भी बन गया था वो, जो प्राइम मिनिस्टर बना राजीव गांधी के बाद, वीपी सिंह। वीपी सिंह, इसकी सरकार को गिरा दो और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो मुझे भी वीपी सिंह पसंद नहीं था, तो धोखाबाज है। और उसके साथ वो मोटा था, वो अरुण नेहरू, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता। तो फिर मैंने कहा कि फिर गिराने के बाद चुनाव होगी तो हम सब लोगों का नाम खराब होगा, तो एक विकल्प बनानी चाहिए। तो क्या आप बनने चाहते हैं? वो तो संभव नहीं है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ।
नहीं, मुझे नहीं बनाना है। तो मैंने किसको बनाना, किसी को भी बना दो। तो फिर हमने गलती की, राजीव गांधी के पास 220 एमपीज़ थे और चाहिए थी 50 या 50 से थोड़ा ज़्यादा, 54 चाहिए था, 52, 54 सेफ था। तो ये 54 एमपीज़ अतिरिक्त जोड़कर राजीव गांधी के साथ उसकी जो पकड़ थी उसको जोड़कर हम वैकल्पिक सरकार बना सकते थे। तो मैंने चंद्रशेखर को कहा, तो चंद्रशेखर ठाकुर था, उसको बहुत पेट में दर्द था कि ये जूनियर ठाकुर मेरे से आगे चले गया, वो उसी जनता दल में था। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि हाँ मैं बनने के लिए तैयार हूँ, यानी जो आपको 55 लोग चाहिए वो मैं तोड़ के लाऊंगा। तो इस से हमने दोनों बनाई, एक सरकार बनाई, उसका मैं भी मिनिस्टर बना, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, सबसे सीनियर मोस्ट 2-3 पोर्टफोलियोज भी थे मेरे पास। और चंद्रशेखर के बहुत पुराने दोस्त थे जनता पार्टी के काल से। तो ये इसमें राजीव गांधी उस दिन मुझे एक दिन कहा कि ये चंद्रशेखर को तो मुझे समझ में नहीं आती, उसका अंग्रेज़ी मुझे नहीं समझ आती है, तो इसको उतार देता हूँ, तुम बन जाओ। मैंने कहा ये मत करो, अभी एक साल आपको कहा आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ? हाँ। अच्छा। ये तो सब स्टेशन ने तो इसका पूरा लिखा है किताब में। तो मैंने कहा अभी मत करो, ये सब कहेंगे हम धोखेबाज थे और हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो राजीव गांधी चंद्रशेखर जी को हटाना चाहते थे, हाँ, वो और पसंद नहीं करते मुझे थे, प्रधानमंत्री और बनाना उनकी था। अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी किसको? चंद्रशेखर जी की। उनको, हाँ उनको इसकी कुछ समझ में नहीं आया। वो मस्त आदमी था ना चंद्रशेखर, हमारे से हो सकता था क्योंकि हम तो उसी में आरएसएस ये वो हिंदी बोलते बोलते जो बोलती हिंदी वो बोलता था, वो मैं समझता था। तो हमारे साथ उसकी बहुत मित्रता थी चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर को हटाओ, मैंने कहा नहीं हटाएंगे। फिर मैंने कहा उसको तो हटाना नहीं चाहिए। फिर उसने ऐसे माहौल कर दी कि चंद्रशेखर एक दिन हटाने के लिए तैयार हो गया। तब मैंने कहा चंद्रशेखर से कि तुम उससे बात करो, ठीक करो, बट हुआ नहीं, टूट गई, दूसरा सरकार नहीं बना सके, चुनाव हुए, चुनाव में ये मर गया राजीव गांधी। तो ये है हमारे राजीव गांधी के साथ रिश्ते कि वो अंधविश्वास मेरे ऊपर था उसका। तो लेकिन फिर आप आज की डेट में राहुल गांधी को पसंद क्यों नहीं करते हैं? वो राजीव गांधी का बेटा है, कभी दिखाया नहीं। ये जाकर, ये और इसकी बहन जो हैं, ये जाकर जिसने राजीव गांधी को गोली से मारा या उसको उड़ाया, उनको जेल में जाकर मिल कर आई, ये कैसा हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ। भला तो जरूर सोनिया गांधी के लिए हुआ कि राजीव गांधी मरे तो सारा जो पैसा वैसा सारा नेहरू फैमिली का, इंदिरा गांधी का, ये राजीव गांधी का, सब सोनिया का बन गया। तो मैं कैसा नहीं सोचूं कि सोनिया गांधी पीछे है इसकी? क्यों? वो तो कभी दुखी नहीं हुई, दूसरे दिन से ही उसने कोई विधवा तो नहीं दिखी। राजीव गांधी का एक दिन भी नाम नहीं लेते। राजीव गांधी ने ये किया, तुम क्यों नहीं अभी तक किया, बोलना चाहिए ना। तो मैं ये कहता हूँ कि राजीव गांधी के नाम उन्होंने कई चीज़ें की थी। जो डिफेंस का जो सारा जो हमारी मसल बनी थी वो तो राजीव गांधी ने किया था, कोई बात ही नहीं करता। सोनिया तो करनी चाहिए ना, मेरे पति ने इतना किया, इसकी कोई फैसला नहीं हुआ। राजीव गांधी को जो जो पुरस्कार होती है जो देते हैं सरकार, वो तो चंद्रशेखर ने दिया था। ये कभी नहीं, सोनिया गांधी ने कभी नहीं हमसे नहीं, कहा। पर राहुल गांधी और प्रियंका तो बोलते हैं कि हमारा बलिदान है, दादी ने बलिदान दिया, बलिदान तो क्या होता पिताजी ने है? बलिदान। मैं कहता हूँ जो उसने किया अच्छे काम, उसको बोलो।
बलिदान तो उनके फायदा के लिए है ना। राहुल गांधी में एज ए पॉलिटिशियन आपको कुछ लगता है नहीं, वो नहीं चाहता है यहाँ रहने के लिए, वो माँ उसको पकड़ के रखी है। वो तो रोज कहता माँ को। अब आपको ये कैसे पता वो रोज माँ को हाँ कहते यार, पूछो उनसे, पूछो कि स्वामी को कैसा पता है। मुझे कैसा पता कि उसने झूठा ब्रिटिश सिटीजनशिप की एक कंपनी चलाई थी। मैंने वो पकड़ लिया था, ये नरेंद्र मोदी ने होने नहीं दिया। मैं तो इसको छुट्टी करने वाला था पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में मैंने पेश किया, फिर बाद में मैंने पेश किया हमारे राजनाथ से। राजनाथ ने नोटिस भेज दी और राजनाथ को हटा दिया, उसको डिफेंस में भेज दिया। सर अगर हम पॉलिटिक्स की ही बात कर रहे हैं, हम्म। अभी करंट पॉलिटिक्स में हाँ। आपको कोई नेता ऐसा लगता है जो नरेंद्र मोदी का रिप्लेसमेंट है? अरविंद हाँ, केजरीवाल बहुत है। जैसे? मैं नाम लूँगा तो फिर किसी को छोड़ दूंगा तो उसको बुरा लगेगा ना। कोई एक का बता दीजिए। नहीं, ऐसा क्यों कहूँगा। अरविंद मैं तुम्हारे केजरीवाल आपको अच्छे लगते हैं? हाँ? अरविंद केजरीवाल? केजरीवाल तो मेरे पार्टी में नहीं है ना। नहीं, मैं पार्टी के बाहर कह हाँ, रहा हूँ। पार्टी के बाहर किसी को लायक नहीं मानता हूँ मैं। सिर्फ एक को मानता हूँ, वो है जो बंगाल के, ममता बनर्जी। वो काबिल है, वो सबको ठीक कर देगी। वो बन सकती है, या पार्टी के अंदर से बहुत है हमारे पार्टी में। सर एक और केस जिसको आपने बहुत प्रमुखता से उस वक्त फोकस किया था और आप बार बार कहते रहे, वो था सुशांत सिंह राजपूत का केस। हाँ, वो केस भी कहाँ है अभी पता नहीं, लेकिन नहीं, आपने नहीं, बार बार कहा था कि उनका मर्डर हुआ। क्या आप इस मर्डर बात पर अभी भी कायम हैं? कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि जब कोई साथ नहीं दे रहा है, अब मैं और क्या कर सकता हूँ। कोर्ट में जाने के लिए मुझे सबूत चाहिए, सबूत तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। जो सरकार है उसने ऐसा करके रखा है। ज़रूर इतना ज़रूर है कि मेरी बातों को सीबीआई को रेफ़र किया था, सीबीआई ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया है। अब मैं इसमें जाऊँ, उसमें जाऊँ, कोर्ट में जाऊँ, तो फिर मेरा और कोई काम नहीं है क्या? नहीं, ये इसको तो मैं जानता नहीं था, बट मैं तो सोचता था कि ये हमारी जो सिनेमा वर्ल्ड में एक समस्या है कि कोई पुरुष हिंदू आगे आ जाएगा तो कई लोग बिगड़ जाते हैं दुबई में। तो पता नहीं उसमें है, इस कारण से है, उस कारण से, ये तो जांच से ही पता लगेगा। परंतु उसकी सारी जो उस समय की जो विवरण मिली मुझे, उसके अनुसार तो इसकी इंक्वायरी तो ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं, मोदी भी नहीं किया। मैंने मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। नहीं, सीबीआई जांच तो हुई, लेकिन वो जांच कहाँ है नहीं, ये आज की डेट में किसी नहीं, को नहीं जांच पता। तो मेरे आधार पर, बट वो कहीं नहीं है। मैं जब सीबीआई डायरेक्टर, ये सीबीआई नहीं जो पहले था, उससे मैंने पूछा कहाँ तक है, वो हंसने लगा। आप जानते हैं सब कुछ, ये कहा मुझे। अच्छा ये भी बताइए, आप बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ते, आपने महेश भट्ट के लिए भी लिखा। हाँ, वो तो मुस्लिम हो गया ना, पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। वो जाके पूछो, स्वामी कहता है तो मुस्लिम हो गए। अब आपको महेश भट्ट मुस्लिम हो गए ये कैसे पता चला? मुझे देखो, ये मैं सब पत्रकार जैसे दूसरे बताएंगे तभी, मैं तो, मेरी जांच चलती रहती है। आपकी लग रहा है खुफिया एजेंसी आपने हाँ, रखी मेरे हुई। पास बहुत है, तो विदेश में भी है, हमारे देश में भी है। दोस्त हैं जो मेरी राजनीति को पसंद करते हैं, ऐसे भी लोग बहुत हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कई जगहों में, बड़े अच्छे अच्छे जगह में बैठे हैं। आपने आमिर खान के लिए भी लिखा, थ्री मस्कीटियर्स में हाँ, से। वो तो जोकर है, उसका चिंता मत करो। आमिर खान। वो दुबई के लोग हैं सब। ये बताइए सर मुझे कि ये करंट पॉलिटिक्स जो चल रही है, जिसमें ये इंडी अलायंस बन गया, वो इंडी अलायंस की जो नींव है वो आपको ठीक लगती है? क्योंकि पहले आप सब एक दूसरे के खिलाफ हैं। इनफैक्ट उसमें आप कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल के लड़ रहे हैं, पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को बंगाल में कोस रहे हैं, यहाँ वो इंडी अलायंस का पार्ट हैं। ये पब्लिक को भी तो असहज करता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। हाँ, वो बात तो सही है, बट तो मैंने कह दिया है, दो लोगों को मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि बात में पक्के हैं
और ईमानदार है दोस्ती में। मैं पैसा वैसा की बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो ममता बनर्जी, और वो महा यानी बहादुर है। उसने कम्युनिस्टों का जो हाल किया, दिल खुश हो गया उसमें। और इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी करती है वो ठीक है, बट कम्युनिस्टों को तो ख़त्म कर दिया उसने, और कम्युनिस्टों से तो मेरा कभी बनता नहीं था। दूसरा है लालू, बहुत व्यक्तिगत ईमानदार व्यक्ति, दोस्तों का दोस्त। बेचारा बीमार हो गया है, लेकिन वो नहीं होता, वो पता नहीं उसका बेटा उसके बराबर है कि नहीं। परंतु ये दो ऐसे लोग हैं हमारे राजनीति। हमारे जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो नवीन भी पटनायक। वो साधु आदमी हैं। हाँ। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे इसमें। ये जो बाला साहब ठाकरे का बेटा है उद्धव, वो भी फर्स्ट क्लास आदमी है, बहुत फर्स्ट क्लास। तो हमारे देश में हैं, परंतु उनको मीडिया कवर नहीं करती, क्योंकि जो बड़े दादा लोग हैं वो कंट्रोल करते हैं। मेरा भी कंट्रोल कर लेते, परंतु मुझे थोड़ा कष्ट है मुझे, क्योंकि मुझे दुनिया भर से मेरी पब्लिसिटी हो रही है, तो ये क्या करेंगे। तो और मैं ऐसा हूँ कि बोलूँगा तो मैं उससे पीछे नहीं उठूँगा। तो ये तुम्हारे लिए एक सॉर्ट ऑफ एक प्रोटेक्शन हो गई ना, कि आप दूसरे लोग ने मैंने ऐसे कहा ही नहीं, दूसरे दिन बदल जाते हैं, तो उसमें पत्रकार भी फंस जाते हैं। तो पत्रकार, मैं ये कहता हूँ पत्रकार के जो काम है वो तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। और मैं खुद जानता हूँ, मेरे पत्नी की बहन जो है वो एडिटर इंडियन एक्सप्रेस की थी, कुमी कपूर, और अब मेरी बेटी सुहासिनी इधर जो हिंदू का एडिटर है। तो ऐसे कई लोग हैं जो मैंने देखा कि वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और इस प्रोफेशन एक चौथा है हमारे पार्लियामेंट, हमारी बजट में तो 3 है, परंतु ये माना जाता है कि प्रेस के बिना डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। वो तो हमने इमरजेंसी में भी देख लिया है। तो इसीलिए जो भी अच्छे लोग हैं प्रेस में, उनको बढ़ाना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। नहीं, उनको खरीदना नहीं चाहिए, बट मदद करना चाहिए। आपने सर, मैं थोड़ा सा फिर गांधी परिवार पर आता हूँ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का क्रिटिसिज्म तो आप कर ही रहे हैं। आपकी इंदिरा गांधी को भी लेकर सोच जो है वो थोड़ी नेगेटिव ही थी। आपने बताया आपने राजीव जी नहीं, को शुरू से थी। क्यों but ऐसा अंत क्यों? में देखिए, इंदिरा गांधी ने जो भी किया इमरजेंसी, बहुत गलत किया। सोवियत रूस की इसमें मोरारजी देसाई 80 साल के हैं, उनको भी जेल में डाल दी, तो मुझे नहीं पकड़ सके। और इसीलिए वो राजीव गांधी जो मुझे ले गया उससे मिलने के लिए, वो कह रही थी कि एक ही आदमी एक ही निकला जिसको कोई हिम्मत था। मैंने कहा जो लोगों की हिम्मत थी उनको आपने जेल में डाल दिया। तो उन्होंने कहा फिर भी कोई भी तो खड़ा होना चाहिए था, कोई नहीं, एक्सेप्ट आप नहीं थे। और मुझे कहा, वो तो कुछ भी कह सकती है, परंतु मुझे कहा कि मैंने चुनाव कराया, जब आप पार्लियामेंट में आए एक छोटा सा भाषण दिया और भाग गए, और हम पकड़ भी नहीं सके। विदेश से आए और विदेश चले गए, और वहाँ लंदन से आप फिर इंटरव्यू दे रहे थे। तो इसीलिए मैंने सोचा अब तो ये टिकेगा नहीं, मैंने चुनाव कराया। मैं नहीं सोचती थी मैं हार जाऊंगी, बट ये पब्लिक ने दिखाया ना। तो हमें विश्वास है कि हमारी पब्लिक जो है, जब उसको साफ साफ कुछ दिखती है तो वो हमारे साथ आते हैं। इस बार भी मुझे लगता है कि उनको साफ साफ लिखता है कि मोदी ने धोखा दिया है। नहीं, पर सर इसमें देखिए, इसमें मैं अब देखिए 4 तारीख बहुत दूर नहीं है, चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन जो सरकार में या बीजेपी का कॉन्फिडेंस है वो इस बात को लेकर है कि अगर हम गरीब आदमी को आवास बना कर दे रहे हैं, उनका घर बना के दे रहे हैं, और हम लोग भी ग्राउंड पे जाते बना हैं। रहे के दे रहे हैं। हाँ सर, सरकार बताइए, मुझे दिखाइए। नहीं सर, हम लोग तो ग्राउंड पे गए हैं और लोगों को घर वो मिला तो है। आपको ले गए हैं? नहीं, नहीं ले गए सर, हम अच्छा, लोग अपने खुद आप गए। गए? आप खुद जाइए सर, बहुत जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो घर दिख जाएगा। प्रधानमंत्री आवास तो वो तो सबका अपना नाम तो सब में दे देगा, टॉयलेट में भी दे देगा, उसका कोई
तो वो लोग कहते हैं कि सर घर मिला, मान लीजिए शौचालय मिला, सिलेंडर मिला, वो या सब बनावटी अकाउंट है। में पैसा आया। ये मेरा अनुभव नहीं है। सर पता नहीं, हम लोग तो गए और देख लेंगे, हाँ अब चुनाव हाँ, में चार देख तो लेंगे। पता चल जाएगा, लेकिन ये उन जो लोग जमीन पे मिलते हैं वो ये कहते आप हैं। 300 भी नहीं रीच करोगे तो आप घर गिर गए, ये मान के चलना तो चाहिए। अभी आप 220 से 300 तो ना, आ गए। मैं तो 220 में आज भी अटका हूँ। हाँ, हाँ, परंतु मैं कह रहा हूँ कि आपके जगह में 300 से कम आएंगे, बिकॉज पहले 303 मिला, तो 300 से कम मिलेगी, तो आप ये सारा जो बता रहे हो नहीं चला है। अच्छा, मैं अभी इंदिरा और गांधी मैं पर आपको कहता हूँ कि मिलिट्री में आप जाकर बात करिए। सब ने मुझे कहा कि हमारे सबसे बड़ा दुख है कि चाइना ऐसा आकर, और वो हमारा मजाक उड़ाते हैं वहाँ। वो बोलते हैं हिंदी और मजाक उड़ाते हैं। तो ये 4,600 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर्स में चुप क्यों है? आप जाकर कभी मिलोगे राजनाथ से, उनसे कहिए कि स्वामी कहता है कि इतने आपकी राय क्या है। हम छापेंगे नहीं, बट आप बताइए, बता देगा आपको। कोई भी मिलिट्री का आदमी आपका व्यक्तिगत परिचय है वो भी बता देगा ये सही बोल रहा है। एक ही आदमी सही बोल रहा है। सर फिर से मैं इंदिरा गांधी पे लौट रहा हाँ, हूँ। आइए। आपने ये भी कहा कि जो भिंडरे वाला था उसको कांग्रेस ने ही बनाया और हाँ। कांग्रेस ने ही मरवा दिया। हाँ, करेक्ट। उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसको वहाँ भाषा में थोड़ा सख्त था। ये तो सोवियत रूस का इन्हीं आग्रह से किया है, क्योंकि ये सोवियत रूस अफ़गानिस्तान आ गई थी उस समय, और वो सोचते थे कि इंडिया को भी हम पकड़ना है, तो ये जो सरदार है इनको काटना है। तो इसीलिए वो प्रोपेगेंडा चलाई थी। भिंडरे वाला इनके पकड़ में नहीं आ रहा था, और कहते हैं कि इसने ऐसा किया वैसा किया। कोई प्रूफ नहीं, कहीं भी प्रूफ नहीं। मैं उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके लिए वो जो कमेटी बनी थी गोल्डन टेम्पल के बारे जाकर देखने के लिए, उसमें मैं था। कहीं भी मैंने सब जगह कहा कहाँ है वो जो महिला पड़े हुए हैं, कहाँ है जो जिनको उन्होंने गोली से मारी है और वैसे कहीं उन्होंने उसको दफन किया है, कुछ नहीं। और फिर वहाँ जब हम सरदारों से बात करते थे, वो कहते थे, भिंडरे वाला इन इस भाषण कहता था कि शराब कभी नहीं पीना चाहिए। मुझसे कहा उन्होंने। मैंने कहा ये सारे कहते हैं कि तुम खालिस्तान चाहते हो। उन्होंने कहा मैं तो कभी नहीं कहा मांगा देने नहीं, परंतु आप तो खंडन भी नहीं करते, इसे मैं क्यों खंडन करूं? वो कहते हैं दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ले लूँगा। बट मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमें ये चाहिए खालिस्तान। लेकिन जितने खालिस्तानी हैं वो तो भिंडरे वाले की फोटो लगाते हैं। लगाने उनको दो, पूछते हैं। ये मैं भी लगाने के लिए तैयार हूँ। आप तैयार हैं? और कहाँ, वो तो बहुत शुद्ध राष्ट्रवादी थे। जो आदमी खालिस्तान चाह रहा हो वो कहाँ आपको राष्ट्रवादी कैसे? खालिस्तान चाह रहा था? मैंने उसको पूछा तुम खालिस्तान चाहिए? नहीं। तो फिर क्यों ये इम्प्रेशन बना है कि आप खालिस्तान मांगते हैं? इसे देने वाले हैं तो मैं कह दूंगा नहीं, पर सर खालिस्तान आज भी जो लोग खालिस्तान की मांग करते हैं वो भिंडरे वाले की फोटो तो क्यों लगाते वहाँ हैं? वो फोटो लेने से नहीं कुछ होगा। मैं ये कहता हूँ कि पर सर वो फोटो लगा रहे हैं तो उसी की लगाएंगे ना जो खालिस्तान की बात नॉट करता है। नेसेसरी। लोग महात्मा गांधी का फोटो लगाते हैं और नहीं, बट खालिस्तान हिंसा मूवमेंट में महात्मा गांधी की फोटो नहीं है। मैं कहता हूँ मैं महात्मा गांधी का फोटो लगा करके हिंसा करता हूँ, ये ठीक होगा? ऐसे हैं लोग, इतने हिंसा की। कांग्रेस में कितने लोगों ने हिंसा की, महात्मा गांधी का फोटो लगाते हैं। नहीं, मैं किसी आंदोलन की बात कर रहा हूँ सर। क्या यह कोई आंदोलन नहीं है? भिंडरे वाले ने कोई आंदोलन नहीं किया। वो सिर्फ वो वहाँ वो एक ये नहीं पुजारी थे और वो भाषण देते थे। उस भाषण को लेकर तोड़ मरोड़ के ये जो हिंदू वाले अखबार थे, जो क्या उसको एक बहुत मशहूर अखबार थी, वही ज़्यादा उल्टा सुल्टा करती थी। खैर, इस पे मेरी और आपकी राय अलग है। आपके लिए जो मेरे लिए भिंडरे वाला वाज अ टेररिस्ट एंड ही विल रिमेन। आई डोंट बिलीव ही इज अ टेररिस्ट।
उसको जानबूझकर मारा गया सोवियत रूस की प्रेरणा से, और इंदिरा गांधी उसके लिए पछताई। लास्ट में सर आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, जल्दी हाँ, जल्दी करो कुछ करो प्रश्न करो पूछूंगा करो। जिसके छोटे छोटे आपको जवाब देने हैं। अगर मैं शुरू करूं कि मैं कुछ नेताओं के नाम ले रहे हैं, आपको उनकी एक अच्छी चीज़ जो आपको लगती है वो बतानी है। राहुल गांधी। कोई अच्छी चीज़ दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। एक तो कुछ तो होगा सर। नहीं नहीं, वो उस राजनीति, मैं उसको राजनीतिज्ञ के रूप में ही देख सकता हूँ, क्योंकि और कोई रूप में मैं नहीं जानता। उसके पिताजी मैं क्या बताते थे उनके बारे, वो मैं नहीं बोल सकता, वो तो रहस्य है। हाँ, तो उसके सारे जो मैं हार्वर्ड गया सब बकवास है। वहाँ जाके ज़रूर एडमिशन मिली, फेल होकर दूसरे जगह गया। ओके, फिर मैंने क्या कैम्ब्रिज में ये डिग्री, नॉनसेंस, वो फेल हुआ है उस। और प्रियंका को ये भी समझ में नहीं आई, वो एग्ज़ाम मार्क्स उन्होंने एक दिन अखबार में छाप दी, उसमें लिखा फेल, फिर भी वो कहती है देखो ये कैम्ब्रिज गई और डिग्री लेकर आया मेरा भाई, और ये सब लोग प्रचार करते हैं। तो ये मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं तो यही जाऊंगा ये कि राहुल गांधी का कोई भी ऐसा गुण मैंने देखा नहीं जो मैं कह सकता हूँ कि उसके पिता के को हर्ष करने की बराबर है। नरेंद्र मोदी में कोई एक चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो? बहुत चीज़ अच्छी लगती है। जैसे? अब उनको बहुत सालों से जानता हूँ ना, वो उसका एक ही गुण में मैं भटक गया, उसी में ये सारा हुआ है। वो क्या गुण था? वो है कि वो एक उसको एक इनसिक्योरिटी को हिंदी में क्या बोलोगे आप, एक उसको एक भय होता है कि पर ये कोई तो अवगुण हुआ, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, यदि आप उसके दोस्त हैं तो वो बहुत कुछ करेगा, बट धीरे धीरे ऐसा हो गया, दोस्त वही बनेगा जो चमचा है। सोनिया जी की कोई एक पॉजिटिव बात? नहीं, वो तो विश कन्या है। अरे बाप रे। अच्छा, इनमें से आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, वाजपेयी जी या मोदी? भाजपाई को छोड़ दो, और फिर तीसरा कौन का? नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह या मोदी? मोदी का अभी मैंने मन नहीं बनाया, ठीक है। बट ये तीन जो दिए पहले बताए वो टॉप क्लास तो थे। इनमें फेवरेट कौन है? नरसिम्हा राव, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह? राजीव गांधी मेरे व्यक्तिगत प्रेम था उसके लिए। नरसिम्हा राव घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र थे, कोई ऐसी बात नहीं थी जो हमसे उसने नहीं बात, बहुत सालों से जानने वाले, और दक्षिण के हैं। और मनमोहन सिंह तो हम दोनों इकोनॉमिस्ट हैं और हम बहुत सालों से जानते हैं, बहुत शरीफ आदमी। उसके घर में मैं नाश्ता के लिए कई बार गया हूँ, उसकी बीवी को जानता हूँ, उसकी बहन को, इसके सारा परिवार को जानता हूँ। ये जो प्रोफेसर था चंडीगढ़ में जब जानता हूँ, जब ये दिल्ली पर यूनिवर्सिटी में था तब जानता हूँ, जब मैं मिनिस्टर था और ये मेरा एडवाइज़र था चंद्रशेखर के टाइम में, वो जानता हूँ। ऐसा स्वच्छ सच्चा आदमी मैंने देखा नहीं। नरसिम्हा राव जी को आप कह रहे हैं कि वो आपसे हर चीज़ शेयर करते थे। हाँ वो आपको बताते थे कि उनके साथ पार्टी में क्या पॉलिटिक्स चल रही है? हाँ, ज़रूर। वो एक दिन मुझे कहा कि ये मैं खुलेआम कह दूंगा क्योंकि उस समय खुलेआम ही था, ये जो झारखंड के हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि स्वामी ये 20 लोगों को उनमें से तोड़ सकते हो? तो मैंने कहा क्यों? तो कहा कि चैलेंज हो रही है क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है अभी, और मुझे गिराने के लिए लोग लगे हुए हैं। एक केरल का था, वो उसका नाम भूल गया मैं, और वो मेरा पीछे पड़ा हुआ है, तो मैंने तोड़ कर दिया था उसको। आपको सारे लोग आपको तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट देते थे। राजीव जी ने भी दिया कि इनको जरा तोड़ दो, क्या जोड़ना तो बहुत आसान है ना, उसके लिए तो वो पद में बैठे हैं तो बहुत आसान है, तोड़ना का बहुत ज़्यादा कठिन है। नरसिम्हा राव जी का आज मुझे भी मैं तोड़ सकता हूँ मोदी के लिए, बट मेरा एक वफादारी है आरएसएस के बारे में, क्योंकि वो
ऐन वक्त में मेरे साथ दिया, मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकता। नरसिम्हा राव जी के साथ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने इस देश की इकोनॉमी के लिए किया है वो उनको कभी क्रेडिट दिया ही नहीं जाता। नहीं, हमने दे दिया ना। आपने दिया सर, लेकिन जितनी चर्चा होनी चाहिए नहीं होती है, नहीं क्योंकि नहीं, हमारी सरकार ने दी थी ना उनको। अभी जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भारत दिया रत्न। था, भारत रत्न दे दिया था उनको। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया सर। कांग्रेस पार्टी, मैं बता रहा हूँ असली बात, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल बीच में था। राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके उसके हत्या जो चंद्रशेखर गिरने के बाद ये चुनाव हो गई थी, चुनाव में जाकर ये मद्रास में इसकी हत्या हो गई थी। तो सवाल था कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। जब रिजल्ट्स आए तो हमारी कांग्रेस की मेजॉरिटी थी और या कांग्रेस सरकार बना सकती थी। तो वो उस समय सोनिया गांधी को बनाने की बात चली, लेकिन सोनिया गांधी के माँ बाप जब माँ और बहन ये सब लोग आ गए और कहा कि तुम्हारे जो अनुभव है बहुत कम है, तो अभी किसी और चमचे को बना दो और 2 साल के बाद फिर बनो, जब आप ये सारा सीख लोगे। तब इन्होंने सारा मिलकर नरसिम्हा राव को बनाया था, जिसका 4 हार्ट अटैक हो गए थे और हैदराबाद में लेटे हुए थे। तो नरसिम्हा राव को बनाया। अब पता नहीं भगवान की कृपा, जैसे बने ये सुधरने लगे। मेरे पास उनके पिक्चर्स हैं जो आखिर वक्त में इन्हें आखिरी जब 5 साल होने वाली थी, इतना अच्छा स्वास्थ्य हो गया। अब ये चिढ़ने लगी। तो नरसिम्हा राव को गिराने के लिए सोनिया गांधी ने ये साजिश रची थी और फेल हो गई, क्योंकि मैंने ये 20 जो लोग थे करके दिया। तो ये सोनिया गांधी की चरित्र है। लेकिन सोनिया गांधी तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, जब मौका आया तब बन नहीं। नहीं सकती है ना, मैंने रोका। आप नहीं जानते, ये बनने के लिए सब तय हो गया था। 5 बजे शाम को उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जो मुस्लिम थे, वो स्कॉलर, बहुत अच्छे ज्ञानी थे, वो उन्होंने इनको निमंत्रण दिया कि कल सुबह आइए और मैं आपको शपथ दूंगा, क्योंकि उसने सारे कागज़ दिए थे। मुझे हमारे कई कांग्रेस के लोगों ने दिखाया कि भाई हम साइन किया है सोनिया गांधी के पक्ष में। हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि सोनिया गांधी ने कहा हमारे नाम से होनी चाहिए। तो ये सारा इकट्ठा हुआ, हमारे प्रेसिडेंट के पास गए, डॉक्टर अब्दुल कलाम, और अब्दुल कलाम ने मुझे बुलाया, क्योंकि वो मद्रास के हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। और मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी थी कि सोनिया गांधी का एक लिमिटेशन है, एक जिस कारण से वो प्रधानमंत्री भारत की बन नहीं सकती। तो उन्होंने बुलाया मुझे सुबह और कहा कि ये चिट्ठी अभी आई है मेरे पास, तुम सीधा क्यों नहीं आए चिट्ठी भेजने के बाद। मैंने कहा मैं मद्रास में था तो मैंने चिट्ठी भेज दी, और आज सुबह आया, तुमने बुला दी, मैं आ गया। उन्होंने कहा ये सारे ऑफिसर्स बैठे थे, उनको समझाओ। तो मैंने कहा ये है कि हमारे जो नागरिकता की जो नियम है, सिटीजनशिप एक्ट, उसमें लिखा है कि जो भी विदेशी हमारे देश में नागरिक बनते हैं उन पर वही अंकुश लगेगी जो हिंदुस्तानी उनके देश में नागरिक बनते हैं। इटली में आप इंडियन जाकर वहाँ इटालियन बनेंगे तो आप देश का प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते, एक स्पष्ट लिखा है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई करता है। तो मैंने कहा ये है। तो फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल जो बैठा हुआ था उससे पूछा, उन्होंने कहा यस शी इज़ राइट, इट इज़ देयर लाइक दैट। तब उसने चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को
12 साढ़े 12 बजे, या नहीं मुझसे थोड़ा 3 बजे, और सोनिया गांधी को पहले ही बता दिया कि मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ, और उसके बाद ही आप 5 बजे का सोचिए। तो वहाँ गए तो नटवर सिंह और मनमोहन सिंह और सोनिया, और ये चिट्ठी आया, और ये चिट्ठी पढ़कर ये रोने लगी। उसमें लिखा था, जो चिट्ठी मुझे दिखाया गया, कि मैं आपको निमंत्रित किया था कल के लिए, बट असंभव है, क्योंकि मुझे अभी एक चिट्ठी आई है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से, जिसमें उन्होंने ये कोट किया। इसका मैंने सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन दोनों को मैंने चिट्ठी भेजा है कि इसमें तथ्य क्या है। तो थोड़ा डिले होगा, तो तब तक आप किसी और को बना दीजिए, या आप थोड़ा रुक जाइए। इस पर ये टूट पड़ी, रोई रोई रोई। शाम को 5 बजे कहा मैं नहीं बननी चाहती, झूठ बोली। परंतु दूसरा दिन आई थी मनमोहन सिंह के साथ, बहुत चिल्लाई इसके ऊपर, डॉक्टर अब्दुल कलाम पर आखिर में अब्दुल कलाम हिले नहीं, और इसीलिए अब्दुल कलाम को तो सताते रही वो, उनकी सरकार आने के बाद, यानी मनमोहन सिंह की सरकार आने के बाद। तो ये है, हम बचे, नहीं तो ये बन जाती। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो नैरेटिव है कि सोनिया गांधी ने त्याग दिया, वो अरे वो बकवास, नंबर 1 बकवास। किसी से भी, किसी कांग्रेस वालों के साथ मेरा डिबेट करा दीजिए, मैं कागज़ लेकर के देखो। मतलब वो पॉसिबल ही नहीं था उनका पीएम बनना। नहीं, वो तो मैंने कहा ना, प्रेसिडेंट ही नहीं कह दिया ना। वो चिट्ठी पब्लिक कर दें, जो चिट्ठी इन्होंने लिखा था 3 बजे, उसको पब्लिकली प्रकाशित कर लें कि नहीं मैंने नहीं जाता। सब बकवास, सारे परिवार आए हुए थे, सब डंडोरा पीट कर यहाँ क्या बात कर रहे हैं। बुद्धू बनाने में तो ये बहुत तेज हैं, अखबार वाले तो शिकार हो जाते हैं। सर, एक आखिरी प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा एक ऐसा काम कर सकते हैं जिसके बाद आपका और उनका संबंध फिर से सुधर जाए? त्याग पत्र देकर चली जाए, और इसने बहुत पाप किया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत वक्त निकाला, और बहुत सारी बातें आप जो कहते हैं लोगों को बुरी लगती हैं, तो मैं क्या करूं? मैं सच बोलूंगा, बुरा लगेगा। लेकिन आप जो है अनअपोलोजेटिक रहते हैं और खुश रहते हैं, इसीलिए शायद अपोलोजेटिक किस बात पर? रहने की सवाल ही नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, जो मैंने खुद अनुभव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।